नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजे अब साफ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पहली बार आजादी के बाद पहली बार केसरिया लहराने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी का किला भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया है और 200 से ज्यादा 203 सीटों पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल अभी कई सीटों पर अभी गिनती जारी है, लेकिन जो 293 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें 203 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं तमिलनाडु से, जहां पे एक्टर विजय जो है उनकी शानदार पॉलिटिकल डेब्यू जो है हुई है। बॉक्स ऑफिस से वो बैलेट के सुपरस्टार जो है उभरे हैं। केरल में जैसा उम्मीद की जा रही थी यूडीएफ जो है सरकार बनाने में कामयाब हुई है। असम में भी जो एग्जिट पोल बता रही थी उसी तरीके से बीजेपी को जीत मिली है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ द फेडरल के एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन जी जुड़ चुके हैं और उनसे इन चुनावी नतीजों के जो गणित है, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति के फलक को समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रीनिवासन सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम को लगभग तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं, तो आप किस तरीके से इस नतीजों को देख रहे हैं सर? धन्यवाद मनीष। बहुत ही चौंकाने वाले हैं ये नतीजे, जैसे आपने कहा। यदि हम शुरू करते हैं बंगाल से, अमूमन सबको मालूम था कि वहाँ पर शायद बीजेपी दोबारा वहाँ पर आ जाए, शायद दोबारा सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी को शायद मौका ना मिले। ये कयास कई लोग लगा रहे थे और एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। मगर जिस तरीके का जो अभी जो फाइनल जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, जो अभी तो ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रेंडों को देख रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा एक असंतोष लोगों के बीच था परहैप्स। मगर इसमें हमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ है बिहार, उसमें एसआईआर का रोल टीएमसी लगातार बता रही थी। उनका ये कहना था कि 1 करोड़ लोगों का नाम जो है उसमें से काट दिया गया, जिसमें से कई तो मृत और कुछ तो ट्रांसफर, इस तरह के केस हटा के 27 लाख लोग ऐसे थे जिनको ये बताया गया था कि कुछ टेक्निकल त्रुटियों के कारण, जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताया जा रहा था, उनसे उनको वोट करने से वंचित किया गया, क्योंकि उनका एडजुडिकेशन प्रोसेस, मतलब ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ ऑब्जर्व बैठाए हैं जो मजिस्ट्रेट, उनसे उनकी सुनवाई के बाद ही उनका ये तय होना था क्या वो वोट देने, वोट अधिकार उनका होगा कि नहीं होगा। ये प्रोसेस तय होने के पहले ही चुनाव हो गया था, तो इससे वो लोग वंचित रह गए। ऐसे तमाम कारणों को लेकर लगातार ममता बनर्जी विरोध करती रही है। कल्चरल इश्यूज भी उठाए गए। ये कहा गया है कि वहाँ का जो झालमुड़ी वाला जो प्रसंग है वो सबको मालूम होगा कि उसको ये लेके बताया जा रहा था कि बंगाल की अस्मिता है, वहाँ का अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ का, और ये हिंदी को थोपा जा रहा है, हिंदी भाषी लोग वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब बातें कही गई। मगर जिस तरीके का जो फाइनल जो रिजल्ट, जो जिसकी तस्वीर हम सामने बनती हुई देख रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि ममता के खिलाफ वोट है। ये कहना कि ये बीजेपी के लिए दिया गया है, उसके आगे आई थिंक 3 बार वो सत्ता कर चुकी हैं। लोग काफ़ी एक बदलाव चाहते हैं और उन्होंने ये बदलाव जो है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि पहले जो 3 दशक जब वामपंथियों ने वहाँ पर राज्य किया तो काफ़ी वायलेंस होते थे चुनाव के बाद, और ये टीएमसी जब पावर में है उसके बाद भी कई सारे पोल रिलेटेड और चुनाव के बाद के जो दंगे सब होते थे। तो शायद लोग इन सब से निजात पाने के लिए शायद उनको लगता है कि एक मौका बीजेपी को देना चाहिए। मगर जो बीजेपी की कूटनीति है वो जरूर इसमें दिखलाई देती है। तो सर, बीजेपी की कूटनीति की आपने बात की, किस तरीके से, क्योंकि
अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी बेहद ही कॉन्फिडेंट थे। उनके भाषण में देख रहा था कि वो कह रहे थे 4 तारीख को सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी, बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे हारने लगेंगे टीएमसी और 2 बजे तक ममता दीदी यहाँ से खत्म हो जाएगी बंगाल से। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, तो क्या ये पोलराइजेशन एक फैक्टर है? और जिस तरीके से एसआईआर का आपने जिक्र किया, लेकिन डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का था, क्या रणनीति बीजेपी की थी ऐसी कि उन्होंने इस तरीके से डेसिमेट कर दिया इतने पावरफुल नेता ममता बनर्जी जैसे नेता को? देखिए, हमको एक चीज याद रखनी होगी कि बंगाल में जो मुसलमानों की संख्या है वो काफी बड़े तादाद में है। मुसलमान वहाँ के 27-28% वोटर्स हैं और कई जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें उनका नंबर उनके आंकड़े जो हैं उनके जो गणित जो है वो मुसलमानों के वोट से ही कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे आप मालदा देखेंगे या 24 परगनास देखेंगे या मिदनापुर देखेंगे, इन सब में वो मुसलमानों की तादाद काफ़ी है और पोलराइजेशन करने का मन बना चुकी थी। तो उन्होंने घुसपैठिया एक शब्द इजाद किया बीजेपी ने, उसके अंदर इन सब बातों को धीरे धीरे समावेश किया। जो मैं बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म वाली बातें, जो पोलराइजेशन के जो इश्यूज हैं, उन सबको उसके अंदर लेके बीजेपी ने लगातार कैंपेन किया। बीच में ये भी लग रहा था कि शायद जो वहाँ का बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन है, वो सुदृढ़ नहीं है और ममता ने, क्योंकि जो लोकल बॉडी पोल्स हुए हैं, जो वहाँ का चुनाव जो उसमें भी उन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी, तो ये लग रहा था कि शायद ममता दोबारा आ जाएंगी। मगर ये जो 2,500 कंपनी जो सेंट्रल फोर्सेस को लगाया और इलेक्शन कमीशन, ये देखा जा रहा था और बहुत सारे एलिगेशंस थे कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं, एक पक्ष उस पर काम कर रहा है। तो बेसिकली ये सब जितने काम हुए हैं वो शायद एक तरीके से एक वोटर्स का मन बनाने के लिए भी था कि यदि मौका देना हो तो दे सकते हैं मौका। तो बीजेपी की जो कूटनीति में कह रहा था कि आप देखें आज से कुछ साल पहले तो वो ना के बराबर थे, तो धीरे धीरे हर चुनाव में वो अपना संख्या बढ़ाते गए। और ये बात हमें याद रखनी होगी कि बीजेपी लगातार लड़ती रहती है और अगले चुनाव के लिए काम हारने के बाद अगले ही दिन शुरू कर देती है। यही काम किया उन्होंने और लगातार उन्होंने काम किया और पोलराइजेशन का जो काम है उसको वहाँ पर जारी रखा। इस बार उन्होंने ये जरूर ध्यान दिया कि पिछले बार जो गलतियां हो गई थी उसको ना दोबारा रिपीट करें। जैसे राम का नाम के बजाय काली, दुर्गा, ये सब भी जो कल्चरल एस्पिरेशन है उससे अपने आप को इंटीग्रेट करना, लोकल आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ना, जैसे कि झालमुड़ी वाला किस्सा। आपने तो ये भी देखा, कुछ एक केंद्रीय मंत्री तो बैठ के मछली भी खा रहे थे, ये बताने के लिए कि देखिए हमको कोई द्वेष नहीं है इन सब। सो कई सारे उन्होंने ऐसे काम किए बताने के लिए, वहाँ एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि हम जो है उत्तर भारतीय हिंदी हार्टलैंड के पार्टी नहीं है, हम जो है अपने आप को बंगाल से भी, वहाँ के अस्मिता से भी जोड़ देते हैं। ये भी उन्होंने एक मैसेज भेजा। मगर बात जरूर होगा कि जिस तरीके से इसी का जो रवैया है उस पर जरूर लोगों को गौर करना चाहिए। कहा एक निष्पक्ष अंपायर वाला काम तो उनका नहीं रहा, ये तो कहा जाना चाहिए। तो सर, ममता के साथ महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक बहुत इंटैक्ट था। क्या महिलाएं ममता से छिटक गई हैं? ये भी इस नतीजों को दर्शा रहा है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये माना जा रहा था, क्योंकि जब कोई भी ममता कोई भी भाषण शुरू करती हैं तो महिलाओं को सबसे पहले उनके जो जितना कुछ भी उन्होंने अपना काम किया, 10-12 जो स्कीमें उन्होंने के लिए जो बनाई थी, उन सबको सामने रखी अपना बातचीत हमेशा शुरू की थी। तो और वो उनके बहुत कट्टर समर्थक रहे हैं। मगर महिलाओं भी देखा है आए दिन झगड़े होना, जो टीएमसी के जो लोकल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनका रवैया, ये सब वहाँ के लोग भी देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि
उसमें उनमें भी बदलाव आया है कि एक मौका बीजेपी को क्यों क्यों न दिया जाए, और पोलराइजेशन भी वहाँ पर हुआ है। और जो पहले कहा जा रहा था कि वहाँ जो मतुआ समुदाय है या राजवंशी जो समुदाय हैं या गोरखा के जो लोग हैं, वो लोग सब शायद उनसे छटक जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद इन सबका उनको समर्थन मिला है। और दूसरा, कई जगह पर छोटे छोटे जगह पर, कई जगह पर जो सेक्युलर वोट कहा जा सकता है, मुसलमान के जो वोट हैं वो भी घटे हैं, और उसका भी इस चुनाव पे असर हुआ है। तो कुल मिला के इन सब चीजों को लेकर शायद बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। सर, तमिलनाडु, क्योंकि आप इस समय से तमिलनाडु में बैठे हैं और आप निश्चित तौर पर चौंक गए होंगे जिस तरीके से तमिलनाडु में आज नतीजे आए हैं। विजय जिस तरीके से अपने पहले ही चुनाव में इतना बड़ा उनका डेब्यू हुआ, सरकार बनाने की स्थिति में है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। ये ना पूरा का पूरा यहाँ पर जो मीडिया, यहाँ का जो समुदाय है, वो बड़ा हक्का बक्का रह गया कि इस तरीके के जो रिजल्ट हैं किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर ये थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो इसकी जो संभावनाएं थी, उनके जो छोटे छोटे जो हैं जो घटनाएं वो इस और इंकित कर रही थी, उसको ठीक से पत्रकार पढ़ नहीं पाए। उसको वो जो कहते हैं ना, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई। जैसे मैं आपको बताऊं, ये विजय की जो पार्टी है 2024 में शुरू किया उन्होंने, और पहला उन्होंने एक अपना एक बड़ा सा एक कन्वेंशन बुलाया था, जिसमें लोगों ने काफी भीड़, बहुत सारी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगर उस भीड़ में देखा गया कि कई लोग बेहोश हो गए, पानी का इंतजाम ठीक नहीं था, कई सारे इंतजाम खराब थे। वहां से शुरू हुआ। उसके बाद आपने करूर में देखा 41 लोग मारे गए। तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ। फिर ये घर बैठ गए थोड़े दिन के लिए। उसके बाद जब दोबारा इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, तब ये कहा जा रहा था कि एक वोट कटवा पार्टी है, ये वोट काटेंगे ये। तो लोगों का ध्यान शायद उतना उस तरफ नहीं गया उनके, जब उनको माना जा रहा था कि ठीक है 8-10% वोट ले जाएंगे। मगर धीरे धीरे ये बात उभरी। जब करूर का मामला ठीक हो गया, वहाँ के लोग उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि चुनाव में उसका कोई शायद खास असर न हो। तो धीरे धीरे वोट शेयर में इजाफात भी होने लगा। मीडिया में खबरें आने लगी कि शायद अब 10-12 नहीं, शायद 18% वोट मिल जाए उनको, और शायद 3-4 सीट ले जाएं। फिर ये भी कहा जाने लगा कि कितना भी कर लें वो 35% वोट तो नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक वो जीत नहीं पाएंगे। आप ये भी कहा जा रहा था। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे आता गया, चुनाव के निकट 8-10 रैलियां की इन्होंने, और सभी रोड शो थे। कोई इन्होंने बहुत बड़े कोई रैली नहीं किए। तुरंत ये लगने लगा कि शायद लोग जो हैं उनका रुझान इनकी तरफ बढ़ने लगा है। जब लोगों को ये लगा कि तिकोनिया कॉन्टेस्ट है और वो एक थ्रेशोल्ड पार कर सकते हैं, 20% को वो क्रॉस कर सकते हैं, तो लोगों ने फिर शायद ये सोचा कि ठीक है, इनको एक मौका दिया जाए, और वो उनके लिए पॉजिटिव वोट है। और देखिए, तमिलनाडु जो सिनेमा एक्टर्स हैं उनसे काफी प्रभावित रहता है। आपको मालूम होगा, हर चुनाव में उनसे काफी प्रभावित रहता है वो। विजय यहाँ पर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो इनसे भी प्रभावित हुए हैं, तो उनके लिए वोट किया है। इसमें ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि वो नाराज होके स्टालिन के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हालांकि स्टालिन खुद हार गए हैं, उनका आधा कैबिनेट भी अपना चुनाव उन्होंने जीत हासिल नहीं कर पाए। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो पूरा का पूरा जो जीत है वो विजय, और सिर्फ विजय का जो स्टार पावर है उसको मिली एक जीत है ये। लोगों ने अंधाधुन वोट किया है। और ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें स्टार तो आए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक पहली चुनाव में सरकारी बना लें, मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं हुआ है। कई दशकों तक लोगों ने काम किया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं। आप जयललिता को देख लें, एमजीआर को देख लें, तो ये लगने लगा है कि शायद उन सबसे बड़े स्टार हैं। दूसरा,
शायद इसलिए भी मीडिया को इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम सोशल मीडिया से हो रहा था और विजय की पार्टी ने कोई बड़ा खर्चा वर्चा नहीं किया चुनाव में, न उन्होंने किसी को कुछ बांटा ना कुछ किया। लोगों ने खुद उनका कैंपेन किया, कई तो उनके कैंडिडेट भी लोगों को नहीं पता कौन है, सब जीत गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा वेव इलेक्शन है, विजय के लिए एक पॉजिटिव वेव है। और 60 साल द्रविडियन पार्टी जो है 1967 से लेके अब तक बदल बदल के यहाँ पर अपना सत्ता काबिज रख पाई हैं और अब वो उससे जो है वो हो गई हैं। तो 60 साल बाद जो है यहाँ पर दोनों ही द्रविडियन पार्टी सीन में नहीं है। तो ये काफी बड़ा एक धक्का लगा है यहाँ के राजनीति को। बड़ा सर सरकार का फॉर्मेशन किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता था टीवीके के साथ अलायंस करना, लेकिन वो अलायंस हो नहीं पाया। और अब जबकि मुझे लगता है 8 सीटें कम है सरकार बनाने में, हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को मिला दे तो ये करीब 121-122 के आसपास बनता है। तो क्या आपको लग रहा है कांग्रेस डीएमके को डिच करके क्या टीवीके के साथ जाएगी, लेफ्ट पार्टियां डिच करके क्या वो टीवीके के साथ जाएंगी, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? देखिए, रुझानों को देखा जाए तो मुझे अभी दिख रहा है कि 108 जो है रुझान है 108। इसका मतलब ये होगा 10 सीटों की और जरूरत है, 10-11 सीट। और ये जो अलायंसेस जो बने हैं, प्री पोल अलायंसेस, अमूमन सब अलायंस टूटेंगे। अब ये एनडीए का अलायंस भी टूटेगा, जो डीएम के अलायंस वो भी टूटेगा, ये तो तय है। तो उन सब अलायंस से लोगों को लेके जोड़ तोड़ के बना तो सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 10 और सीटों की जरूरत है। बन तो जाएगा वो, मगर वो देखना है किसके साथ बनाते हैं। क्योंकि यदि कांग्रेस के साथ बनाते हैं, कांग्रेस का सिर्फ 5 सीटें ही हैं, 10 सीट भी नहीं है उनके पास, 5 ही है। तो 500 और सीट लाना पड़ेगा और हो सकता है ये लोग बाहर से उनका समर्थन भी करें। मगर बीजेपी जो एनडीए में है वो कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से सत्ता में ना रहे, मगर सत्ता के साथ ही ना हो। वो ये जरूर कोशिश होगी बीजेपी की। और बीजेपी और एनडीए जो एआईएडीएम की, उसकी भी ये कोशिश होगी कि किसी तरह से जो डीएमके या उनके जो घटके लोग हैं, साथी हैं, वो कहीं पावर के आसपास ना आए। क्योंकि उनको तो पूरा का पूरा उनका जो ऑब्जेक्टिव है या जो उनका जो दृष्टिकोण है वो तो यही है कि डीएमके को हटाना है, डीएमके का जो रूल है उससे इस प्रदेश को मुक्त कराना है। यही उनका सबसे बड़ा नारा रहा है। तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से डीएमके का जो कोई भी घटक जो है वो इनके साथ जुड़े। तो हो सकता है कि एक प्रेशर भी बने विजय पे, और प्रेशर हो सकता है दिल्ली से भी आए कि ये कह के कि देखिए अलायंस जो है आप एआईएडीएमके के साथ करिए। बाकी लोग शायद एआईएडीएमके के साथ ना आए, बीजेपी भले ना आए, अपने आप शायद अकेले एआईएडीएमके भी समर्थन करें बाहर से, ये भी हो सकता है। तो कई तरह की जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। एक आध दिन और लगेगा ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और तभी हमको एक क्लियर पिक्चर जो है उससे पता चलेगा। बिल्कुल। और केरल से चलते हैं, तमिलनाडु से। केरल में सीपीएम जो उनका लास्ट बैस्टन जो था वो भी अब उसने गंवा दिया है पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के बाद, और कांग्रेस को शानदार जीत करीब 100 सीटों के आसपास यूडीएफ को मिल रही है। तो केरल, ये तो आप पहले भी अनुमान से जता चुके थे, जब पहली बार एक बार चर्चा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, आप बता रहे थे कि वहां यूडीएफ की वापसी हो सकती है। तो अब क्या वहां पे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि 3 लोग जो रेस में हैं वहां पे, मैं देख रहा हूं वहां पे वीडी सतीशन, रमेश चंद्रथला और केसी वेणुगोपाल, और शशि थरूर का भी गाहे बगाए नाम सामने आ जाता है। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री चुनना कांग्रेस अलाकमान के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, जो केरल का चुनाव है वो भी काफी अहम चुनाव है। ये बात जरूर वहां पर भी यही है, बदल बदल कर ये एलडीएफ और यूडीएफ सरकार बनाते हैं, और इस बार जो है एलडीएफ ने 2 बार सरकार बना लिया था, तो तीसरे बार उनका आना बहुत मुश्किल था। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है हार जो है वामपंथियों के लिए, क्योंकि पूरे देश में अब वो कहीं पर भी सत्ता पे नहीं है।
और उनको ये देखना होगा कि किस तरीके से अपने वजूद को बनाए रखें अगले 5 साल, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदू वोटों पर, जो कि ज़्यादातर वामपंथियों के समर्थक हैं, उस पे सेंध लगाना वो अपना काम शुरू कर चुकी है और उन्होंने 2 सीट भी जीता है इस बार। इसलिए और बहुत थोड़ा-सा कठिन वक़्त होगा वामपंथियों के लिए, और उनको ये क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, जो क्रिश्चियन वोट्स हैं या मुसलमानों के वोट हैं, वो तो शायद यूडीएफ को मिले हैं और कुछ हिंदू वोट भी मिले हैं, मगर इन वोटों को, इस आइडेंटिटी को अपने साथ कैसे बनाए रखें, ये जो है वामपंथियों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दूसरी तरफ आपने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, ये अमूमन कांग्रेस में ये होता आ रहा है, कांग्रेस कल्चर का एक बहुत बड़ा एक फीचर है ये। जब चुनाव होता है उसके बाद झगड़ा शुरू होना, और चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री को लेके झगड़ा शुरू होना बड़ी आम सी बात है कांग्रेस पार्टी में। तो वो अब हमको दिखाई देगा पिछले 2-4 दिन में सब लोग कयास लगाएंगे कौन होगा। मगर यदि आप मुझे पूछें तो इसमें शशि थरूर का नाम तो हटा दीजिए, क्योंकि उनके उम्मीद बहुत कम है और रेस में शायद नहीं है। और रमेश चन्नीतला हैं, वो इच्छुक हैं मुख्यमंत्री बनने के, और दूसरा जो है केसी वेणुगोपाल, वो आखिरी मिनट पे आए थे। यदि कोई हकदार है इस पद का तो वो वीडी सतीशन ही हैं। उन्होंने ही इस चुनाव को आगे रह के उसको काफ़ी बड़ा एक डायरेक्शन दिया है और काफ़ी मेहनत की उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक प्रण भी लिया था, कसम खाई थी कि यदि मैं इस चुनाव में हार जाता हूं तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। वो उस हद तक चले गए थे और मुझे लगता है कि मौका उनको दिया जाना चाहिए। मगर आपको मालूम होगा कांग्रेस आला कमान जिस तरीके के निर्णय लेते हैं, वो सिर्फ आला कमान ही जानती है क्या करेंगे वो, और उनका हर निर्णय जो है थोड़े दिनों बाद किसी और मुसीबत में उनको पार्टी को ला खड़ा करता है। तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी वो यदि ना कुछ ठीक कर पाए तो बड़ी वो अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन ही होगी, यही मैं कहना चाहूंगा। और असम की भी आप अक्सर चर्चा में बता रहे थे, असम में और वही हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री दिलाने में कामयाब हुए। 100 के करीब सीटें वहां भी बीजेपी जीत रही है। तो असम में गौरव गोगोई हार गए अपनी जोरहाट से विधानसभा सीट। क्या कांग्रेस के फेवर में नहीं गया और कांग्रेस इतना कमजोर क्यों असम में होती जा रही है, जहां पे लंबे समय तक उसने शासन किया है? देखिए, ये इस सवाल बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब तो कांग्रेसियों को ही देना पड़ेगा। मगर जो पोलराइजेशन वहां पर हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा, सबको मालूम था कि वो पोलराइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो मेजॉरिटी जो समुदाय है उसको जो माइनॉरिटी समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं, ये भी था। उन्होंने एक वक्तव्य में, इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं तो मुसलमानों का वोट मांगने ही नहीं मिला, उनके बिना भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और यही उन्होंने करके दिखाया इस चुनाव में। और गोगोई के सामने बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वो वहाँ के नेता हैं। यदि आप गौर करें तो 2024 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव था उसमें जीत गए थे, और उसके एक असेंबली सेगमेंट में जब इस बार वो लड़े तो हार गए हैं। तो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक सेटबैक है, और लगता यही है कि कांग्रेस अपने आप को वहाँ पर अपने लोगों के बीच में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई है। और ये बहुत कैसे रिवाइव करें पार्टी को, कैसे उसको एक जो माहौल है उसमें कैसे अपने आप को बनाए रखें, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, चुनौती है, और पार्टी को उसका सामना करना होगा। और उन्होंने जो पिछले बार जो टाइप्स भी किए थे, ठीक वो जो उनके काम में वो भी उन्होंने ठीक से नहीं किया इस बार। एक असम जातीय परिषद के साथ तो उनका हुआ था, बहुत देर में हुआ। तो कई सारे सवाल हैं, और पार्टी वहाँ एक दिक्कत और है, नेता तो बहुत है मगर ग्रास रूट लेवल पे उनका कनेक्शन नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, अब पार्टी को देखना पड़ेगा कि क्या करें, आगे कैसे ले जाएं। सर, ये पूरे जो चुनाव के नतीजे आए हैं, खासतौर से जब अब हम 2026 में हैं, 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश और खासतौर से उत्तर प्रदेश में
विधानसभा चुनाव में ममता जिस तरीके से हार गई, डीएमके हार गई, अखिलेश यादव के सामने, क्योंकि अगली लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही देखी जाएगी, कितनी बड़ी चुनौती है। और इंडिया ब्लॉक के भविष्य, क्योंकि डीएमके टीएमसी सब हार गए, तो इंडिया ब्लॉक के भविष्य आप किस तरीके से अब देख रहे हैं? बहुत बड़ी चुनौती है। यदि अभी भी सचेत नहीं हुई, यदि विपक्ष अपने आप को जोड़ता नहीं है, तो ये जो नारा लगाया था बीजेपी ने कि हम देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, यही चलन रहा तो कुछ सालों बाद हम ये भी सुनेंगे कि भारत अब जो है विपक्ष मुक्त हो गया है। ये जो इस खतरनाक मोड़ पे पूरा का पूरा जो है हमारी जो राजनीति है और देश का जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, उस तरफ बढ़ रहा है, तो बड़ा चिंताजनक विषय है। ऑपोजिशन को साथ लेके लड़ना चाहिए। यदि आपको याद होगा, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। इंडिया ब्लॉक जब बन रहा था तब उसमें नीतीश कुमार जी थे। ये चल रहा था कि उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, नीतीश जी को बनाया गया, मगर आखिरी क्षण पे वो छोड़ के चले गए और पता चला कुछ दिनों बाद वो बीजेपी के खेमे में चले गए। जब ये बातें चल रही थी तो काफी रोड़ा लगाया था ममता जी ने, और उसके बाद बजाय मिलके बीजेपी को लड़ने के, वो कांग्रेस से लड़ रही थी। उन्होंने अपने पार्टी को फैलाने की कोशिश किया आसाम में, और अपने पार्टी को उन्होंने गोवा में भी जाके कोशिश किया। दोनों ही जगह पर कांग्रेस को काफी दिक्कतें हुई। तो कई काम ऐसे किए तृणमूल कांग्रेस ने ये शायद ये सोच के कि वो एक बड़ा पार्टी उभरेंगे, कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी उभर के आएंगे और बीजेपी के बाद बहुत बड़ा एक ताकत बनेंगे। वो सब हुआ नहीं, उल्टा ये हुआ कि कांग्रेस और कमजोर हो गई और वो खुद भी कमजोर हुए। और दूसरा ये कि उनको ये नहीं ये ध्यान में नहीं रहा कि कुछ दिनों बाद उन जो जिनको वो समझते हैं, जिनको समझ नहीं रहे हैं, वही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि हमें ये भी याद रखना होगा कि यदि किसी पार्टी ने जो बंगाल है उसमें, यदि जो बंगाल में जो पार्टी टीएमसी है, जो अपने साथ जो है बीजेपी को बंगाल में पहली बार लाई जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वरना बीजेपी को कोई बंगाल में जानता नहीं था। तो ये वैसे ही हुआ है जैसे बाकी प्रदेशों में हुआ। बीजेपी मित्र पार्टी के तौर पे आती है, उसके बाद उसी पार्टी को खा जाती है। ये टीएमके के साथ भी हो रहा है और वो उसको देख रहे हैं अभी भी। इसलिए एक बड़ा पिक्चर ये है कि ऑपोजिशन सचेत नहीं होती है, तो जैसा मैंने कहा, ये कांग्रेस मुक्त भारत से वो दिन दूर नहीं, ये विपक्ष मुक्त भारत हो सकता है। और अखिलेश यादव के लिए सर कितनी बड़ी अब चुनौती है? यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कांग्रेस सपा का रहा था, लेकिन अब यहाँ से उनके सामने किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि अब बीजेपी पूरे दमखम के साथ यूपी में चुनाव मैदान उतरेगी। हाँ, और क्योंकि आसपास के जितने इलाके हैं, ऊपर बिहार था, वहां पर भी, बगल में बिहार, वहां पर भी बीजेपी सरकार है, इस तरफ बंगाल, वहां पर भी बीजेपी सरकार है, असम में है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं लगे हुए, और वहां पर लगातार 2-3 टर्म में बीजेपी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ काफी दमदार मुख्यमंत्री हैं। तो काफी बड़ी चुनौती है अखिलेश जी के सामने। दूसरी तरफ यदि आप देखें, जैसे बंगाल में हुआ या बिहार में हुआ, कई साल तक तो वहां पर कांग्रेसी थे बंगाल में, फिर वामपंथी आए कई साल, 3 दशक, फिर 3 बार तो ममता जी आई। ऐसे ही अब लगता है कि वहां पर 2-3 बारी तो बीजेपी रहेगी रहेगी, जैसे आप गुजरात में देख रहे हैं, ऐसा वहां पर बिहार में भी हो सकता है। तो काफी प्रेशर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यदि कोई टर्निंग पॉइंट था 2024 के चुनाव में, तो वो उत्तर प्रदेश से ही आया था। वहां पर ही सीट कम हुए थे बीजेपी के। अब अखिलेश जी कैसे अपने समर्थकों के साथ रखते हैं, किस तरीके का वो बाकी पार्टीज को साथ लेके चलते हैं और कैसे अलायंस बनाते हैं, क्या उसमें जो
बहुजन समाज पार्टी है वो भी क्या शामिल होगी। तो ये सब देखना जरूरी होगा कि विपक्ष अपने आप को वहाँ पर कैसे रीऑर्गेनाइज करता है और उसी पे उनकी जो शक्ति प्रदर्शन जो होगा उसी के बेसिस पे होगा। वहाँ पर काफी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो इसके बाद अब अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन्हीं पर अब निगाहें होंगी। गुजरात में भी अगले साल के आखिर में चुनाव होगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला द फेडरल देश के लिए इस चर्चा में, चुनाव पे चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी जरूर पोस्ट कर सकते हैं। तो सर धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू।